Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start a new topic, genetic foundation. इसे हम हिंदी में अनुवांशिक भी कह सकते हैं। जेनेटिक फाउंडेशन से मतलब है जो भी गुण हमारे पेरेंट्स से उन बच्चों में आते हैं, चिल्ड्रंस में आते हैं, उनको हम किस में, उन गुणों को हम किस में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जेनेटिक के रूप में उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का, उसके बॉडी की लंबाई, हाइट, उसका फिजिकल, उसका कलर, आइज़ का कलर, उसकी स्किन का कलर, उसके बाल का कलर, एक्स वाई जेड जो भी अपीयरेंस है, वो किस समय डिसाइड हो जाता है, वो उस मोमेंट में ही डिसाइड हो जाता है जिस मोमेंट में मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम मिलते हैं और फर्टिलाइज एग जाइगोट बनता है। ठीक है, जब सबसे पहले जाइगोट बनता है, सबसे पहला स्टेप जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलता है, तभी ये डिसाइड हो जाता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, और उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, आईक्यू टेस्ट है, उसका बिहेवियर है, वो कैसा होगा। तो इसको हम किस में रखते हैं, इसको हम जेनेटिक फाउंडेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है, मानव शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। पूरी अगर आप ह्यूमन बॉडी देखोगे तो वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, पूरी बॉडी हमारी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती है। ठीक है, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो बनाती हैं, और उत्तक मिलकर शरीर के अंग बनाते हैं। ठीक है, उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स होता है उनको बनाती हैं, और अंग मिलकर काम करते हैं तो शरीर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा सेल का, ये क्या है, ये हमारी सेल है। ठीक है, ये सारी सेल मिलके क्या बना रही है, टिश्यूज़ बना रही है, उत्तक बना रही है, उत्तक मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं, खूब सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सभी ऑर्गन जब हमारी बॉडी में काम करने लग रहे हैं सही तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब वो काम कर रहे हैं, तो वो क्या बन रहा है, हमारा ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल बॉडी बन जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से हमारा बॉडी का जो फंक्शन है वो चलता है। सबसे पहले सेल्स बनती हैं, फिर टिश्यूज़ बनते हैं, फिर टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर हमारी बॉडी बन जाती है। तो ये हमारा एक जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा कोशिका का पूरा, ये आप देख रहे हैं, ये पूरी हमारी एक ह्यूमन सेल है, जो हमारी कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर के हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। उसे आप देखेंगे तो वो इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। कोशिका में बहुत सारे कोशिका के पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हो गई आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये बहुत सारे, हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। उन कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम्स हैं, ये हमारे जो इसके ऊपर छोटे छोटे लगे हुए हैं राइबोसोम्स हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो और ये जो हमारा सबसे मेन जो जेनेटिक के एस्पेक्ट से है, वो हमारा ये न्यूक्लियस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जेनेटिक मटेरियल इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, पूरी सेल में क्या पाया जाता है, पूरी सेल में एक साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसे हम कोशिका द्रव बोलते हैं। द्रव पाया जाता है, लिक्विड सा होता है सेल के अंदर भरा हुआ, और उसी लिक्विड के अंदर ये सभी कोशिका के जो अंग हैं ये तैरते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, पूरी कोशिका को कंट्रोल करना। किसका काम, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का काम होता है पूरी कोशिका को कंट्रोल करना। ठीक है, पूरी कोशिका का कंट्रोल सेंटर हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसे हम केंद्रक भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये आप न्यूक्लियोलोलस होती है। हर केंद्र के अंदर क्या होती है, एक केंद्रिका होती है। ठीक है, ये हमारी केंद्रिका है। इस केंद्रिका के अंदर हमारे क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। वही क्रोमेटिन थ्रेड इस तरीके के होते हैं वो। ठीक है, इन्हीं को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन धागे जो पाए जाते हैं इन्हीं को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। यही जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे किसके बने हुए होते हैं, डीएनए के बने हुए होते हैं। इन्हीं डीएनए में हमारे सारे जेनेटिक मटीरियल होते हैं। क्या क्या बताया मैंने आपको, ये हमारी क्या है, पूरी सेल है। ठीक है, ये हमारी क्या है, पूरी एक कोशिका है। ठीक है, हमारी बॉडी इसी तरीके की लाखों कोशिका, करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं, जैसे आप ये दिखाई दे रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग आपके अंग हैं कोशिकाओं के। इनका अपना अपना काम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, लाइसोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये सारे जो हैं अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हमारे सेल के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो अगर हम जेनेटिक मटेरियल के एस्पेक्ट से देखेंगे तो हमारा जो जीन्स जो कैरी करता है वो हमारा ये न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, पूरी कोशिका को
कंट्रोल करना, ठीक है। न्यूक्लियस का काम है पूरी कोशिका को कंट्रोल करना। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाई जाती है, एक न्यूक्लियोलस पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती है, बहुत सारी क्या धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कितनी होती हैं, 46 हमारी होती हैं। कितनी होती हैं, 46 होती हैं, ठीक है। धागे जैसी 46 संरचना आपकी पाई जाएंगी, जो किसमें पाई जाती हैं, 23 जोड़े में पाई जाती हैं, ठीक है। किसमें पाई जाती है, 23 जोड़े में पाई जाती है। मतलब कि हर सेल के अंदर एक केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है। हर सेल के अंदर आपका एक केंद्रक पाया जाएगा, ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है। फिर इसके अंदर आपकी क्या होती है, इसके अंदर आपकी इस तरीके के क्रोमेटिन धागे होते हैं, जो जब इनको हम क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, लेकिन उस समय क्रोमोसोम्स नहीं कहते हैं, जब ये अपना काम करते हैं उसी टाइम पे हम इसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। वैसे जनरली क्रोमेटिन धागे के रूप में पड़े रहते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है, ये आपके कितने पाए जाएंगे, ये आपके 23 पेयर्स में पाए जाते हैं, यानी कि टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। हर कोशिका के अंदर हमारे 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो 23 जोड़े में अरेंज होते हैं, ठीक है। यही जो क्रोमोसोम्स हैं किससे मिलके बने होते हैं, ये हमारे डीएनए से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये हमारा केंद्रक है, ये हमारा केंद्रक है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर ये जो आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये आपका है क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये सब आपके जो दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये सब आपके क्रोमोसोम्स हैं। तो एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। एक क्रोमोसोम्स ये, एक क्रोमोसोम्स ये, तो टोटल हमारे पास कितने में हो गए, 23 जोड़े में क्रोमोसोम्स हो गए, क्योंकि क्रोमोसोम्स किस में कैसे पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो 23 जोड़े में हमारे क्रोमोसोम्स हमारे सेल्स में पाए जाते हैं। और ये क्रोमोसोम्स किससे मिलते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डीएनए है। डीएनए की सर्किल से मिलकर के क्रोमोसोम्स हमारे बनते हैं। इस तरीके के डीएनए आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इससे मिलकर के हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो बनाते हैं, मतलब कि डीएनए मिलकर क्रोमोसोम्स बनाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स किस में पाए जाएंगे, क्रोमोसोम्स आपके केंद्रिका में पाए जाएंगे। केंद्रिका किस में पाई जाएगी, केंद्रिका हमारे केंद्रक में पाई जाएगी, न्यूक्लियस में पाई जाएगी। और केंद्रक हमारा किस में पाया जाएगा, केंद्रक हमारा सेल के अंदर पाया जाएगा। और सेल कहाँ पाई जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएंगी। सब टिश्यूज़ के अंदर सेल्स पाई जाएंगी। टिश्यूज़ किसके अंदर पाए जाएंगे, ऑर्गन्स के अंदर पाए जाएंगे। ऑर्गन से हमारी बॉडी बनेगी, ठीक है। तो इतना हमारा लंबा स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डीएनए बोलते हैं। ये हमारा डीएनए है, इसी में हमारे सारे जेनेटिक मटेरियल, जीन्स वगैरह कैरी करता है। ये सब इसके अंदर ही सेव रहते हैं, ये जो डीएनए हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर, और ये कहाँ होते हैं, ये हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर ये डीएनए से ही क्रोमोसोम्स मिलकर के बनते हैं, ठीक है। जब ये क्रोमोसोम्स बनते हैं तो बहुत सारे डीएनए, हजारों डीएनए इसके अंदर होते हैं, जो मिलकर के क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम्स बना देते हैं। इन्हीं डीएनए में डिसाइडेड होता है कि हमारी आंखों का कलर क्या होगा, हमारे स्किन कलर क्या होगा, हमारी लंबाई कितनी होगी। कहीं ना कहीं से ये हमारे पेरेंट्स से या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से ये चीज़ें हमारे अंदर आती जाती है। जरूरी नहीं है पेरेंट्स से ही आए, हो सकता है हमारे बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जो हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके भी हमारे अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है आपके कौन से कैरेक्टरिस्टिक आपकी बॉडी में, कौन से जीन्स आपके बॉडी में दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए में हमारे 4 बेसिस पाए जाते हैं, मतलब 4 चीज़ मान लीजिए कि 4 केमिकल से मिलकर के हमारा डीएनए बनता है। कौन कौन से, साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक है। पहला वो होता है साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन और हमारा एडेनिन, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारे एक तरह से केमिकल्स हैं जो मिलकर के क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। अगर आप देखो इसमें से एग्जाम में कैसा आ जाता है, टीजीटी के एग्जाम में आ जाता है, वो इनका पेयर पूछ लेते हैं। साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन होगा और थायमिन के साथ हमेशा एडिनिन होगा, ठीक है। साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन होता है और थायमिन के साथ हमेशा एडिनिन लगा हुआ होता है। जैसे कि आप ये देखोगे तो यहाँ पे एडिनिन है तो यहाँ पे थायमिन लगा होगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन लगा हुआ होगा, यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे एडिनिन लगा हुआ होगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमेशा एक साथ ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, एक साथ ये जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक है। और डीएनए, हर व्यक्ति का अपना एक अलग डीएनए होता है, किसी भी 2 व्यक्तियों का डीएनए सेम नहीं होता है। लेकिन हम इससे ये निकाल सकते हैं कि किसका किसके साथ ब्लड रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी कि डीएनए मैच कर देता है। पेरेंट्स का डीएनए, भले ही हर किसी का डीएनए अपना अपना होगा, लेकिन अगर एक पेरेंट है तो उनके बच्चों के डीएनए आपस में मैच करते हैं। हो सकता है 50-40% डीएनए मैच करेंगे, लेकिन होंगे सबके अपने अलग अलग डीएनए।
और पेरेंट्स का डीएनए अपने बच्चों के साथ बहुत 90-100% तक भी मैच कर जाता है, ठीक है। तो डीएनए बाकी होता सबका अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम इससे रिलेशनशिप, जो ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, जेनेटिक रिलेशनशिप होते हैं, वो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आप टीवी में देखते ही होंगे, डीएनए टेस्ट करा के पता किया जा सकता है किसका किसके साथ क्या रिश्ता है। तो वो इसी के कारण किया जा सकता है कि उसके अंदर जो ये आपको ये कोड्स दिखाई दे रहे हैं, इन कोड्स के थ्रू ये निकाला जा सकता है कि किसका किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। सबका अपना यूनिक होता है, लेकिन इससे साइंटिस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया ना। हमारा क्या है, मेन जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, मेन जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो सब खेल ये हैं, ठीक है। ये पूरा खेल यही है। सिर्फ क्या है, हमारी बड़ी सी कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, केंद्रक के ये जो केंद्रिका है, केंद्रिका के अंदर क्या है, हमारे क्रोमोसोम्स हैं जो कि जोड़े में लगे हुए हैं। ये सब क्रोमोसोम्स हमारे जोड़े में हैं और सारे जेनेटिक मटेरियल इन्हीं में पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा हमने जब प्रीनेटल पढ़ा था तब भी हमने बहुत सी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, ह्यूमन किससे मिलके बना होता है, बहुत सारी सेल से मिलके बना हुआ होता है। सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, और जीन्स हमारे किससे मिलकर बने हुए होते हैं, डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। मानव हमारा कोशिका से मिलकर बना, मानव के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका के अंदर हर एक कोशिका के अंदर अपना एक केंद्रक पाया जाता है। एक केंद्रक के अंदर अपने हमारे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के अंदर मिलियंस ऑफ जीन्स होते हैं, हजारों तक जीन्स हो सकते हैं, ठीक है। और जीन्स के अंदर हमारे डीएनए पाए जाते हैं। इन डीएनए में ही हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, इन डीएनए में ही हमारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है कि हमारा स्किन का कलर क्या होगा, हमारा आइज़ का कलर क्या होगा, सब इन डीएनए में के थ्रू ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये वही हमारा जो अभी हमने देखा था, एक न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर है, जो पूरा हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो आप देख रहे हैं ये क्रोमेटिन धागे हैं, ठीक है। क्रोमेटिन धागे ही जब सेल डिवीज़न होती है तो ये किसमें बदल जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। वैसे ही क्रोमेटिन धागे के रूप में रहते हैं, ठीक है। जब सेल कुछ काम नहीं कर रही है, सेल में डिवीज़न नहीं हो रहा है, तो वो सिर्फ क्रोमेटिन धागों के रूप में रहेंगे, और जब सेल में डिवीज़न शुरू हो जाता है तो वो किस रूप में आ जाते हैं, वो क्रोमोसोम्स के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मोटा मोटा एक क्रोमोसोम्स हैं। जैसा आप देखेंगे सभी क्रोमोसोम्स लगभग अपने ये जोड़ा बनाते हैं, जोड़ों में लगभग वो एक दूसरे के जैसा ही जोड़ा बनाते हैं, मतलब ये सेम से ही क्रोमोसोम्स एक दूसरे के होते हैं। और इसमें से जो हमारे ये मान लीजिए 23 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं, तो 23 जोड़ों में से एक जोड़ कहाँ से आया है, इसका ये वाला जोड़ा जो है ये एक फादर से आया होगा, एक कहाँ से आया है, मदर से आया है। ऐसे ही ये वाले हैं, इसमें से एक मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा, एक मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा, ठीक है। तो जब 23 क्रोमोसोम्स मदर के ओवम में आते हैं, 23 क्रोमोसोम्स फादर के स्पर्म में आते हैं, और वो क्या बना देते हैं, आपस में जोड़ा बना लेते हैं। तो जब जोड़े में एक क्रोमोसोम्स मदर की तरफ से आता है और एक क्रोमोसोम्स फादर की तरफ आता है, इस तरीके से 23 जोड़े बन जाते हैं, टोटल क्रोमोसोम 46 हो जाते हैं, ठीक है। फिर है हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज़ जीनोटाइप एंड व्हाट इज़ फिनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है, हमारा जीनोटाइप होता है जेनेटिक कंपोजिशन। जेनेटिक कंपोजिशन जो हमने अभी डीएनए वगैरह पढ़े थे ना, ये जो था, ये जो हम देख रहे थे कि किस तरीके से डीएनए जो है अरेंज है, किस तरीके से हमारे डीएनए अरेंज हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जेनेटिक कंपोजिशन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे, ठीक है। जो जेनेटिकली अरेंज है, मतलब कि कहाँ क्या कौन सा डीएनए अरेंज है, डीएनए के अंदर किस तरीके से हमारे जीन्स हैं, वो हमारा जीनोटाइप में आएगा, ठीक है। तो जेनेटिक कंपोजिशन हमारे किस में आएगा, जीनोटाइप में आएगा, और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फिजिकल अपीयरेंस। और ये सब क्या होते हैं, हमारे शारीरिक गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। हमारे अंदर जीन्स हैं, वही जीन्स से डिसाइड करेंगे कि मेरी आंखों का कलर क्या होगा, ठीक है। और वो जो आंखों का कलर जो मुझे मेरा दिखाई दे रहा है सबको कि ब्लैक आया है या ब्लू आया है, वो जो आंखों का कलर दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो हमारा फिनोटाइप है, ठीक है। जीनोटाइप हमारा अंदरूनी होता है, जो हमारे जीन्स होते हैं, किस तरीके से जीन्स अरेंज हैं, क्या जीन्स वो कैरी कर रहे हैं, ठीक है, वो जीनोटाइप हो गया। और जो वो कैरेक्टर दिखाते हैं वो हमारा फिनोटाइप होता है, जो हमें दिखाई देता है। जीन्स हमें दिखाई नहीं देते अंदर, लेकिन हमें आंखों का कलर दिखाई देता है, ठीक है। किसी का तो आंखों का कलर जो सामने हमें ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं, जो हमें सामने से दिखाई दे रहा है, वो हमारा फिनोटाइप है। जो हमारा छुपा हुआ है, जो लेकिन उस फिनोटाइप को बना रहा है, वो हमारा क्या है, जीनोटाइप है, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस लाइक
हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट, वेट इज़ फिनोटाइप। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे फिनोटाइप है, क्योंकि हम किसी का कलर भी देख सकते हैं, स्किन कलर भी देख सकते हैं, हाइट भी देख सकते हैं और वेट भी देख सकते हैं। ठीक है, और जीन्स क्या है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन ट्रेड्स के लिए, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। हमारे जो वो जीन्स होते हैं, वो जो भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे जीनोटाइप हो गए। ठीक है, फिनोटाइप आल्सो इफेक्टेड बाय पर्सन्स हिस्ट्री टू एक्सपीरियंस इन द इन्वायरमेंट। इसके साथ साथ फिनोटाइप, जीन्स तो हमारा प्योर है। ठीक है, प्योर है कि भाई आपकी हाइट जो है 5 फुट तक होगी, जीनोटाइप हमारा बिल्कुल प्योर है। लेकिन फिनोटाइप में उस हाइट को 5 फीट तक पहुंचने के लिए कुछ और इन्वायरमेंटल कारकों की भी ज़रूरत है, मतलब न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, बॉडी को बिल्कुल कैल्शियम ही नहीं मिल रहा है खाने में, तो 5 फीट तक कैसे पहुंचेगी। ठीक है, तो फिनोटाइप जो है और इन्वायरमेंटल कारक से भी हमारा क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या है, जीन्स है हमारे अंदर के अंदरूनी जो जीन्स है जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं वो जीनोटाइप है। और फिनोटाइप क्या है, जो वो जीन्स हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं, फिर जो हमें दिखाई दे रहे हैं गुण उसके, वो हमारे फिनोटाइप हैं। ठीक है, जैसे कि जब मदर का स्पर्म और फादर का ओवा मिलता है तो हमारे हर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक एक जीन्स आता है, मदर की तरफ से भी फादर की तरफ से भी। मान लीजिए किसी की मदर के बालों का कलर ब्लैक है और फादर का कलर बालों का कलर ब्राउन है, तो उसके अंदर ब्राउन के भी कैरेक्टरिस्टिक आएंगे और ब्लैक के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में, दोनों जीन्स में से जो ज़्यादा जीन्स स्ट्रांग होगा वही दिखाई देगा मदर में। तो कौन सा जीन्स, मान लीजिए ब्लैक हो गया, ब्लैक कलर मदर के आँखों का बच्चे के आँखों का दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर। ठीक है, और ब्लैक कलर कहाँ से आया, मदर के उससे आ रहा है, मदर के बालों का ब्लैक कलर था, तो ब्लैक कलर के जीन्स किससे आए, हमारे मदर से आए। ठीक है, और वो बच्चे में भी कौन से बाल दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मदर के जो जीन्स थे वो ज़्यादा प्रभावी हैं और वही जेनेटिक कंपोजिशन हमारा क्या है, जीनोटाइप में आएगा। ठीक है, फिनोटाइप क्या हो गया, फिनोटाइप सीधे सीधे जो हमें कलर दिखाई दे रहा है सर बालों का, वो हमारा फिनोटाइप है। ठीक है, समझ में आ गया। जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जो सामने से दिखाई दे रहे हैं, वो हमारा फिनोटाइप है। ये हमारा इन्वायरमेंट से भी अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, और जीनोटाइप बिल्कुल प्योर होता है, किसी से प्रभावित नहीं होता, जो पेरेंट्स से मिल गया वो मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया। जीनोटाइप और फिनोटाइप ये एग्जाम में आ जाता है भाई, जीनोटाइप और फिनोटाइप। इसके बाद जीनोटाइप है अनुवांशिक, जो एक शारीरिक संरचना के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो शारीरिक संरचना के लिए जिम्मेदार है, जो अंदरूनी है। ठीक है, और फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप होता है हमारा प्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य विशेषता। ठीक है, जो सामने सामने दिखाई दे रही है। फिनोटाइप हमारा शारीरिक बनावट, जैसे बालों का रंग, त्वचा का रंग, कद, वजन, इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार, ये सब लक्षण क्या है, हमारे फिनोटाइप में आएंगे। ठीक है, ये सब लक्षण हमारे किस में आएंगे, फिनोटाइप में आएंगे। और इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीन्स हमारे किस में आएगा, जीनोटाइप में आएगा। ठीक है, इन लक्षणों के लिए जो भी हमारे जीन्स जिम्मेदार हैं वो हमारे जीनोटाइप में आएंगे। पर्यावरण क्या, वातावरण आएगा। वातावरण में व्यक्ति के अनुभव के इतिहास से फिनोटाइप भी प्रभावित होता है। ठीक है, अब क्या है हमारा डीएनए, अगर हम देखें तो डीएनए हमारी बेसिक यूनिट है। इसमें प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होती है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन्स है, फिर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होगी तो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। और हमारे जो हमारे जो एडेनिन और थायमिन, मैंने आपको बताया था, ये जो है हमारे एडेनिन और थायोनिन है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है एडेनिन और थायोनिन मिलकर के, और हमारा जो साइटोसिन और ग्वानिन मिलकर के ये क्या बनाते हैं, ये पेयर बनाते हैं। और यही पेयर हमारा अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज होकर के क्या बनाता है, डीएनए स्ट्रैंड को बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा एडेनिन और थायमिन जो है ये हमारे बेसिस हैं, एक तरह से केमिकल्स हैं। ठीक है, यही बेसिस हमारे क्या बनाते हैं, एडेनिन और थायमिन हो गए, और साइटोसिन और ग्वानिन मिलकर के क्या बनाता है, डीएनए बनाते हैं। डीएनए क्या है, हमारी बेसिक यूनिट है किसकी, सेल्स की। ठीक है, और ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम्स की। डीएनए किसकी बेसिक यूनिट है, क्रोमोसोम्स की है। ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन्स और फ्री क्या होता है ना, ये इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। कैसे बढ़ते जाते हैं, मतलब एक डीएनए, दो डीएनए, इस तरीके से ये बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से क्या बना देते हैं, पूरा क्रोमोसोम्स बना देते हैं। माइटोसिस के प्रोसेस का मतलब होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 होना। ठीक है, तो वो डीएनए में अपना एक गुण होता है अपने आप को दुगना करने का। ठीक है, अपनी सेल्स को, अपने आप को वो दुगना करता जाता है डीएनए। ठीक है, जैसे 2 डीएनए से 4 बन जाएंगे, 4 से 10 बन जाएंगे। इसी कारण हमारा जो डीएनए दुगने होते हैं, तो हमारे अब बाद में जब क्रोमोसोम्स होती हैं, सेल्स भी होती हैं, ये अपने आप ही दुगनी होती जाती हैं, अपने आप ही बढ़ती जाती
जाती हैं, ठीक है। तो इसमें ये अपने आप को डुप्लीकेट करने का गुण पाया जाता है किसमें, डीएनए में। तो हमारा क्या है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारे डीएनए बनाएंगे। डीएनए में दुगना करने की अपनी गुण होते हैं, तो वो अपनी डीएनए को बढ़ाता जाएगा, ठीक है, अपने डीएनए को बढ़ाता जाएगा। उसके अंदर जीन्स होंगे वो भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये सब क्या है, हमारे इसके अंदर जीन्स पाए जाते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है। तो जीन्स भी बढ़ते जाएंगे। फिर जीन्स हमारे बढ़ रहे हैं, जब डीएनए बढ़ रहा है तो डीएनए किसके अंदर पाया जा रहा है, हमारे जीन्स के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। फिर जीन्स भी बढ़ जाएंगे, फिर जीन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारे क्रोमोसोम्स भी दुगने होते जाएंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स भी हमारे बन जाएंगे, क्रोमोसोम्स हमारे बन जाते हैं और दुगने भी हो जाते हैं जब हमें इनकी ज़रूरत होती है दुगना करने की, तो ठीक है। ये इसमें क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारे बेसिस है। बेसिस क्या होगा, एक तरह से केमिकल्स मान लीजिए, साइटोसिन और हमारा ग्वानिन और हमारा थायमिन और एडेनिन, ये मिल के डीएनए बनाते हैं। फिर डीएनए मिलकर के क्या बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं, और जीन्स मिलकर के हमारे क्रोमोसोम्स बना देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बीच बीच में क्या है, यहाँ पे जीन्स भी पड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जीन्स हैं, ठीक है। और फिर हमारा क्रोमोसोम्स बन जाता है। एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो किस किस के होते हैं, 23 के जोड़े में अरेंज होते हैं। तो 23 में से एक 23 मदर की तरफ से आता है और एक 23 फादर की तरफ से आता है, और दोनों का एक जोड़ा तो क्या करता है, वो जोड़े में क्रोमोसोम्स जो हैं अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। फिर है, अब यहाँ से हमारा जेनेटिक फाउंडेशन स्टार्ट है। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो अगर आप ये जोड़ा देख रहे हैं कि अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स हमारे कितने हैं टोटल, हर कोशिका में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। हर इंसान की कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स होता है। हमारी जितनी भी बॉडी की कोशिकाएं हैं सब में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जो किस में अरेंज रहते हैं, वो 23 जोड़ों में अरेंज रहते हैं, ठीक है। इतना तो सबको पता है, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम्स में से हमारे जो 44 क्रोमोसोम्स है, 44 क्रोमोसोम्स है, उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और उसमें 2 क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। हमारी सभी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो 23 जोड़ों में अरेंज होते हैं, ठीक है। ये जो जोड़ों में अरेंज होते हैं, इसमें से जो 44 हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और जो 2 हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। जो ऑटोसोम्स होते हैं ये हमारा सारा ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं, हेयर का कलर, स्किन का कलर, ये सारे हमारी लेंथ, हाइट वगैरह ये सब डिसाइड करते हैं। और जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो ये डिसाइड करता है कि होने वाली संतान लड़का है या लड़की है, मेल जो बॉडी है वो मेल की बॉडी है या फीमेल की बॉडी है, ठीक है। तो सेक्स को डिटरमाइन करने का काम ये करता है, ठीक है। तो ईच मेंबर ऑफ पेयर कम्स फ्रॉम द मदर, इसमें से एक मदर से आता है और एक फादर से आता है, और ये सभी एक जैसे जेनेटिक के मटेरियल रखते हैं और शेप रखते हैं। जैसे कि अगर आप ये देखें तो इसमें आप देख सकते हो कि ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं ये फीमेल के हैं, और ये वाले क्रोमोसोम्स हमारे मेल के हैं। कैसे पता चला, ये पता चला हमें इससे, ठीक है। इसमें एक्स है, ठीक है, इसमें एक्स है और इसमें वाई है, ठीक है। तो हमें देख के पता चल जाएगा कि जो एक्स वाला है, हमें देख के पता चल जाएगा जो एक्स वाला है ये, इसमें एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो ये किसका है, फीमेल का है, क्योंकि फीमेल की सेल्स में एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और मेल की सेल में वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक वाई पाया जाता है और एक एक्स पाया जाता है। फीमेल में दोनों एक्स पाए जाते हैं। तो हम इनके क्रोमोसोम्स को देख के पता कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो ये हम देख के पता कर सकते हैं। ऊपर से ये आप देख रहे हैं सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हमारे इसमें दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए सब जोड़े में अरेंज हैं, ठीक है। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, और इसमें भी, ठीक है। सारे किस में अरेंज है, ये सारे हमारे किस में अरेंज है, ये हमारे जोड़ों में अरेंज है। अब इन जोड़ों में से जो हमारे 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म में आए थे और जो 23 क्रोमोसोम्स हमारे ओवम में आए थे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो जोड़ा बनाते हैं, तो ये आप देखेंगे 23 जोड़े हैं, तो ये हमारे किसके हैं, स्पर्म से ओवम से आए हुए जोड़े हैं, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स मदर की तरफ से आए और जो क्रोमोसोम्स फादर की तरफ से आए, तो सबने एक मदर से एक फादर का जोड़ा बना लिया। इसमें भी एक मदर का है, फादर का है, इसमें भी एक मदर का है, एक फादर का है। तो हर जोड़े में से एक क्रोमोसोम्स मदर का आता है और एक क्रोमोसोम्स फादर का आता है, दोनों जो है जोड़ा बना लेते हैं। और देखने ये इनके अगर आप देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे होंगे, जैसे कि सब देखने में एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। एक जैसे गुण होंगे इनके अंदर, मतलब हाइट का है तो हाइट वाला के साथ ही वो जोड़ा बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़े बना लेते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल लगभग सेम होते हैं।
ठीक है। इसी तरीके से मेल और फीमेल जो है वो जोड़े बना लेते हैं। अब इसमें से जो ये वाली बात थी कि जो शुरू के आपको दिखाई दे रहे हैं 23, शुरू के जो आपको 22 तक दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको 22 तक दिखाई दे रहे हैं, ये आपके ऑटोसोम्स कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है, ऑटोसोम्स हम इनको कहते हैं। ठीक है, ये वाले यहाँ तक, ये बाकी के सारे, ठीक है, ये सारे आपके किस में आएंगे, ऑटोसोम्स में आएंगे। ठीक है, ऑटोसोम्स कहते हैं हम इनको, क्योंकि इनका काम क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करना। सिर्फ ये जो लास्ट वाला एक जोड़ा है, ठीक है, ये जो एक जोड़ा है जिसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स में आते हैं। ठीक है, फीमेल में दोनों XX होते हैं और मेल में X और Y होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा टॉपिक पूरा। ये सब हमारे किससे आए हैं, ये हमारे जोड़े में आए हैं मदर से और फादर से। हर क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम्स अपने आप ही जोड़े में अरेंज हो जाते हैं। जोड़े का एक क्रोमोसोम्स मदर से आता है और एक फादर से आता है। ठीक है, और कहाँ से आया है, मदर के ओवम, जब मदर का ओवम फर्टिलाइज हुआ था तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स मदर के ओवम में थे और जो 23 क्रोमोसोम्स थे वो फादर के स्पर्म में थे। ठीक है, इस तरीके से फिर वो क्रोमोसोम्स ने, जैसे ही पहला सेल डिवीज़न हुआ तो क्रोमोसोम्स ने क्या कर लिया, अपने आप को जोड़ों में अरेंज करना शुरू कर दिया और अपना काम करना शुरू कर लिया। ठीक है, तो ये है हमारे ऑटोसोम्स और हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा गुणसूत्र। 46 23 जोड़ों में होता है। ऑटोसोम्स हमारे 44 होते हैं। लिंग गुणसूत्र हमारे 2 होते हैं। 22 जोड़े में अरेंज होते हैं। इसमें ये 2 जो गुणसूत्र हैं ये एक जोड़ा बनाते हैं। महिला में XX होता है, पुरुष में XY होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो महिला का जो क्रोमोसोम्स है ये लगभग दोनों XX हैं, तो ऑब्वियसली सेम क्रोमोसोम्स हैं इसमें। ठीक है, सेम क्रोमोसोम्स हैं इसमें, ये देखो ये सेम क्रोमोसोम्स है। लेकिन जो मेल है उसके क्रोमोसोम्स में अंतर है। ये वाला जो X वाला है ये उसका बड़ा है और Y वाला जो है वो छोटा है। इसीलिए क्या होता है, जो मेल का जो स्पर्म है, मेल का जो स्पर्म है उसमें ये वाले जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिसमें एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। ठीक है, ये X और Y आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक बड़ा है और एक छोटा है। इसके छोटे होने के कारण इसमें बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल इसके कंपैरिजन में कम होते हैं। इसीलिए जो मेल होते हैं उनके अंदर जेनेटिक जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा पाई जाती है और फीमेल में कम पाई जाती है, क्योंकि अगर उसके एक इसमें जेनेटिक में प्रॉब्लम आएगी तो दूसरा वाला के जो है उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम को कम कर देगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे के पास वो गुण है। लेकिन इसमें अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये बहुत छोटा है और ये इसमें इसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें खुद ही जेनेटिक मटेरियल कम है। ठीक है, तो इसीलिए मेल्स में जेनेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, फिर हमारा क्या है, जोड़ी का प्रत्येक सदस्य माँ से आता है और पिता से दूसरा सदस्य आकर और अनुवांशिक कार्य में एक दूसरे से मेल रखता है। ये ऐसे वो आते हैं जो हमारे अनुवांशिक कार्य में एक दूसरे से मेल रखते हैं। अब देखो, फादर के अंदर फादर की सभी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स हैं, मदर की सभी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। सभी की फीमेल बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मायोसिस, यानी कि जो ये वाली प्रोसेस ऑफ मायोसिस होती है, तो जब स्पर्म बनता है ओवम बनता है तो क्या होता है, जो हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्पर्म में घट घट के कितने बन जाते हैं, तो 23 बन जाते हैं। इसी तरीके से ओवम में होता है, जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं घट घट के वो कितने में आ जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स में आ जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ मायोसिस बोलते हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, मतलब आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। अर्ध का मतलब आधे हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो शरीर की बाकी सभी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। सिर्फ स्पर्म की और ओवम वाली कोशिकाओं में हमारे 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्योंकि इन कोशिकाओं में एक प्रोसेस होती है जिसे प्रोसेस ऑफ मायोसिस बोलते हैं। इसका मतलब है अर्धसूत्री विभाजन, और वो उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो 46 क्रोमोसोम्स है वो आधे रह जाते हैं और 23 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, स्पर्म में भी और ओवम में भी। ठीक है, इनको हम गैमेट्स भी बोलते हैं, स्पर्म सेल्स को और ओवम सेल्स को। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें हम, गैमेट्स बोलते हैं और सेक्स सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी सभी सेल्स में हमारे क्या है, 46 क्रोमोसोम्स है। सिर्फ हमारा जो स्पर्म है, ठीक है, और ओवम है, इसमें क्या हमारे 23 क्रोमोसोम्स हो गए, क्योंकि इसमें प्रोसेस ऑफ मायोसिस हो रही है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मायोसिस हो रही है, तो 23 क्रोमोसोम्स में से 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं और एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो स्पर्म में तो या तो X होगा या Y होगा। ठीक है, और ऐसे ही फीमेल में होता है 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। इसमें तो दोनों में से XX ही होंगे, क्योंकि फीमेल में XX ही रहते हैं। ठीक है, और फिर
23 क्रोमोसोम्स मदर की तरफ फादर की तरफ से आ रहे हैं स्पर्म के रूप में, और 23 क्रोमोसोम्स मदर से मिल रहे हैं ओवम में। तो आकर के बच्चे में वो जब मेल का स्पर्म और ओवम मिल जा रहा है तो बेबी में कितने हो जा रहे हैं, 46 क्रोमोसोम्स हो जा रहे हैं। यही हमारा नेचर का तरीका है कि ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेंटेन रहें, ठीक है। इसीलिए नेचर ने, हाँ, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी मदर है, नेचर जो है हमारी, उसने ये किया है कि स्पर्म की सेल में और ओवम की सेल में जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो हाफ हो जाते हैं, तो जो अब तक जोड़े में थे वो जोड़े उनके बिछड़ जाएंगे और वो अकेले अकेले हो जाएंगे, ठीक है। जो 46 क्रोमोसोम्स बाकी सेल्स में जोड़े में थे, स्पर्म और ओवम में वो जोड़े में नहीं रहते, वो टूट जाते हैं उनके जोड़े, और वो सिर्फ 23 रह जाते हैं। और 23 रह जाते हैं और बेबी के अंदर आके वो 23 फिर वापस अपना जोड़ा बना लेते हैं। एक जोड़े का एक मदर की तरफ से आएगा और एक फादर की तरफ से आएगा, और वो एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। जिसमें से हमारे 22 ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि ये 22 ऑटोसोम्स यहाँ से आए, 22 ऑटोसोम्स यहाँ से आए, यानी कि 22 जोड़े जो हो गए वो हमारे ऑटोसोम्स हो गए। और जो एक है वो हमारा क्या हो गया, एक जोड़ा हमारा, एक सेक्स क्रोमोसोम्स इधर से, एक सेक्स क्रोमोसोम्स हमारा इधर से आया, तो एक जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स है वो उसका जोड़ा बन गया, ठीक है। पिता से 46 गुणसूत्र आते हैं, मदर से 46 गुणसूत्र आते हैं। शुक्राणु 23 अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा गुणसूत्र बन जाते हैं, यानी कि 23 गुणसूत्र हो जाते हैं। शुक्राणु में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं उसके थ्रू। ऐसे ही तरह डिंब में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसके चलते 23 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो मेल में तो सेक्स क्रोमोसोम एक्स या एक्स होगा, शुक्राणु में या तो एक्स वाला क्रोमोसोम्स आएगा या फिर किसी दूसरे शुक्राणु में वाई वाला क्रोमोसोम्स आएगा, ठीक है। या तो एक्स होगा क्रोमोसोम्स में, या फिर शुक्राणु में या तो एक्स वाला क्रोमोसोम्स आएगा एक शुक्राणु में, या फिर वाई वाला क्रोमोसोम्स आएगा। दोनों क्रोमोसोम्स रहेंगे, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। यही आगे जाके डिसाइड करेगा कि होने वाले संतान क्या है, लड़का है या लड़की है, ठीक है। और डिंब में क्या होता है, दोनों एक्स ही एक्स आते हैं, क्योंकि मदर के पास तो एक्स ही होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मदर के पास क्या होगा, जब एक्स है तो ऑब्वियसली एक्स ही देगी वो, लेकिन फादर के पास एक्स भी है और वाई भी है। तो जब ये जोड़े बिछड़ रहे हैं, जोड़े जब हमारे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, जब आप इसको काउंट करोगे तो ये हमारे पास कितने 22 हैं, ठीक है। कितने हैं ऑटोसोम्स हमारे पास 22 हैं, ठीक है। ये आप देख लो 22 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये अपना जोड़ा तोड़ देते हैं, और ये प्रोसेस ऑफ माइसिस के थ्रू क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू ये 23 जोड़े की जगह सिर्फ 23 बच जाते हैं, और एक एक जोड़ा इनका ख़त्म हो जाता है। तो बिना जोड़े के एक हो जाता है। इसी तरीके से इसमें होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें होता है, इसमें भी यही होता है कि आपके 22 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम्स, इसमें भी क्या होगा, 22 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। यानी कि क्या होगा, इसमें हमारा 22, तो क्या होगा इसमें हमारा फीमेल में हमारे ये सब हो गए ऑटोसोम्स, तो इसके जोड़े टूट करके 22 तो ऑटोसोम्स आ गए 22, और एक हमारा जो या तो ये वाला एक्स आएगा या ये वाला एक्स आएगा, ठीक है। एक एक्स आ गया, तो इससे हमारा एक ओवम बन गया, ठीक है। ये ओवम में हमारे 22 ऑटोसोम्स और एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स आके टोटल 23 क्रोमोसोम्स हमारे आ गए। इसी तरीके से अब इसमें तो एक्स एक्स ही आ रहा है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, होने वाली संतान लड़का लड़की ये डिसाइड नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा हमारा मेल का स्पर्म, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारा आप देखोगे तो इसमें से भी जो हमारे 22 हैं, 22 जोड़े जो हैं, 22 जोड़ों की जगह 22 क्रोमोसोम्स ही बच जाएंगे अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू, ठीक है। 22 क्रोमोसोम्स बच जाएंगे, 22 क्रोमोसोम्स बच जाएंगे, ठीक है। जोड़ों की जगह सिर्फ 22 बचेंगे अब, अभी तक 22 जोड़ों में थे। और एक हमारा क्या आएगा, सेक्स क्रोमोसोम्स आएगा स्पर्म में, ठीक है। किसमें, स्पर्म में। बाकी सभी सेल्स में ऐसा ही रहेगा, सिर्फ हम अब कौन सी बात कर रहे हैं, स्पर्म्स की बात कर रहे हैं, स्पर्म सेल की और ओवम सेल की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे तो हमारे पास दो तरह के हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स, एक है हमारा एक्स और एक है हमारा वाई, ठीक है। तो दो तरह के हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो या तो एक स्पर्म में ये वाला एक्स आएगा या फिर ये वाला वाई आएगा, ठीक है। तो मेल्स में वाई होता है, अगर वाई वाला स्पर्म है जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अगर वाई वाला स्पर्म है तो फिर हमारा क्या होगा,
वाई वाला स्पर्म है तो होने वाला जो बेबी है वो बॉय होगा, अगर एक्स वाला स्पर्म है तो बेबी होने वाली क्या होगी, गर्ल होगी। ठीक है, यहाँ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मदर वाली से, इससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, फिर वो जोड़ा बना लेंगे वापस, अगर एक्स वाला इधर से आया और एक्स वाला इधर से आया तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स का जोड़ा हो जाएगा और बेबी कौन सी होगी, बेबी गर्ल होगी। ठीक है, इसके विपरीत अगर इधर से एक्स आया और इधर से क्या आ गया, वाई, इधर से वाई आ गया। ठीक है, तो होने वाली बेबी क्या होगी, होने वाली बेबी हमारी, होने वाला बेबा हमारा, बेबा होने वाला लड़का क्या होगा, बॉय होगा। ठीक है, तो बॉय बेबी होगा, बेबी बॉय होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बेबी गर्ल होगी। ठीक है, समझ में आ गया इतना। और फिर ये अपने आपस में जोड़े बना लेंगे जब स्पर्म और ओवम मिल जाएगा, तब तक ये अकेले रहते हैं। यानी कि अगर हम ये देखें, इनको हम गैमेट्स बोलते हैं। गैमेट्स किसको बोलते हैं, जो हमारी सेक्स सेल्स होती हैं, यानी कि स्पर्म ओवम हमारी क्या है, सेक्स सेल्स हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 गुणसूत्र ओवम में पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र हमारे स्पर्म में पाए जाते हैं। 23 में से 22 जो हैं वो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, और एक गुणसूत्र जो होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, ऐसे ही मेल के स्पर्म में भी 22 जो होंगे हमारे ऑटोसोम्स होंगे, और जो एक होगा वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, तो उसमें से ये इनके जोड़े भी बिछड़ जाएंगे जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स है स्पर्म के अंदर, तो कोई एक हमारा इसके अंदर होगा, या तो वाई वाला होगा स्पर्म में, या फिर वाई एक्स वाला होगा। ठीक है, अगर एक्स वाला स्पर्म मिलता है ओवम के साथ तो बेबी क्या होगी, गर्ल होगी। अगर वाई वाला मिलता है इनके साथ, ओवम के साथ, तो बेबी क्या होगा, वो बॉय होगा। ठीक है, वाई मतलब बॉय। ठीक है, समझ में आ गया। ये एक बार नेट के एग्जाम में आया था कि जो मेल है उनका जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो कौन सा वाला होता है, तो कौन सा वाला होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, और फीमेल का एक्स एक्स होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। और ये जितने भी मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी होते हैं मेल के, वो यही डिसाइड करता है, जो हमारा एक्स ये वाला क्रोमोसोम्स है 23 क्रोमोसोम्स वाला। फीमेल के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो ये डिसाइड करता है, एक्स एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब खेल किसका है, ये खेल हमारे इन दो छोटे छोटे क्रोमोसोम्स का है, पूरी बॉडी का खेल। ठीक है, क्लियर हो गया। इन्हीं सेल्स में क्या पाए जाते हैं, इसमें डीएनए हमारे सारे रहते हैं, इन्हीं कोशिकाओं, इन्हीं क्रोमोसोम्स में, और यही डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर बाकी का ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।